सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। आगाज़ में बात करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के तबाह हाल तरसीली निज़ाम को सहारा देने के लिए डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे आलमी सरमायाकारों पर खोल दिए हैं। गवर्नमेंट ने तुर्की के वसी तजुर्बे से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। इस तनाजुर में कराची से मईशत के लिए एक और मस्बत इशारा मिला है, जहाँ पाकिस्तान और तुर्की ने समंदर में तेल और गैस की तलाश के बड़े मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। PPL, तुर्क पेट्रोलियम, OGDCL और मारी एनर्जीज की शराकत इस मंसूबे को खित्ते का अहम तवानाई मंसूबा बना रही है। तुर्की की शमूलियत न सिर्फ तेल और गैस की तलाश बल्कि पावर सेक्टर की निजकारी में भी पाकिस्तान के लिए नए मौके पैदा कर रही है। अभी जो पावर सेक्टर की निजकारी के हवाले से हम प्राइवेटाइज हवाले से बात करें, किस हद तक तुर्की की शमूलियत से हम फ़वाइद दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एनर्जी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तुर्क इन्वेस्टर्स की शमूलियत से आप क्या देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, रियलिस्टिकली पाकिस्तान को इकनॉमिकली और साथ ही साथ ऑपरेशनल किस हद तक आप समझ रहे हैं कि फ़वाइद हासिल होंगे, और इससे जो हमारे एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक उसमें कमी आएगी और आवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। टर्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपनी जो प्राइवेटाइजेशन की मद में। अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनीज हैं उनको उन्होंने टूर मॉडल उसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स मॉडल, उसके तहत उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया। विच मींस कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एज इट इज़ पब्लिक ओनरशिप में रहेगा, गवर्नमेंट ओनरशिप में रहेगा, लेकिन जो उनके ऑपरेटिंग राइट्स हैं वो मार्केट को लिबरलाइज करते हुए वो जनरेशन कंपनीज से इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकेंगी और वो बेच सकेंगी। इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है। पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बड़ी इनएफिशिएंट हैं, इसलिए इनएफिशिएंट हैं कि उनको गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं कंज्यूमर्स की तरफ से। उनकी जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं वो आप टैरिफ के थ्रू लोगों पे डाल देते हैं। लेकिन जब इस तरह का मॉडल आप ऑप्ट करते हैं जिसमें कंपटीशन एफिशिएंसी की बात हो रही होती है, ऑपरेटिंग राइट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी आती है। टर्किश मॉडल में भी कुछ कमियां डेफिशिएंसीज थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी और रीजन्स जो हैं वो उस तरह से हेट्रोजीनियस नहीं है, शायद पाकिस्तान उसको ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान जिस तरह टर्की ने टैरिफ रिफॉर्म्स किए, जिस तरह से टर्की ने अपने जनरेशन साइड पर रिफॉर्म्स किए, क्या उसको इस चीज़ के साथ कपल करता है कि नहीं करता। मेरी नज़र में ये जो कॉपरेशन है इस हद तक कि आप जो है वो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हुए उनकी कमियों को समझते हुए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनको इम्प्लीमेंट करें तो ये एक विन विन होगा पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर टर्किश कंपनीज हमारी किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं, वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक तो बहुत बड़ी हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज भी काफ़ी हैं, शायद लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, खासकर वो जो बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं। तो उनके लिए आपको इंटरनेशनल अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो है वो ज़रूरत होगी बिड्स की, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप इस ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की राह में? देखिए, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन में जो पहला फेज है जिसमें आप अपनी गुड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, वो तो शायद स्मूथली हो जाएगा क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज उस तरह से नहीं है, इनएफिशिएंसीज उस तरह से नहीं है। लेकिन चूंकि आपको असल मसला उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से है जो कि बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन बड़ा ट्रिकी होगा और असल फ़ायदा आवाम को तभी हो सकेगा जब आपकी बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, चूंकि उनको टैरिफ सब्सिडी मिलती है और आपको आपका यूनिफॉर्म टैरिफ है, आप किसी को रिलीफ नहीं दे सकते, तो उस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उनसे आता है। तो असल चैलेंज ये है कि जब आप बैड परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ जाएंगे तो क्या आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ साथ में चैलेंज ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन इस चीज़ का हल नहीं है, आपको प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स के लिए compete कर रही हूँ, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक एरिया में काम कर रही हूँ,
तब जाके एफिशिएंसी जो है वो इंश्योर की जा सकती है। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, खासतौर पे प्रोविंसेस का रोल क्या होगा, उस चीज़ को समझ के चलना है। क्योंकि टर्किया के मॉडल में भी हमने देखा कि जो रीजनल हेट्रोजेनिटी थी उसकी वजह से उस मॉडल में, जो टर्किया का प्राइवेटाइजेशन मॉडल था, उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ी। तो पाकिस्तान को देखना होगा कि केपीके से बलोचिस्तान से सिंध तक किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद वली साहब, आपने इस हवाले से बात की हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, एक और अहम स्टोरी है हमारे सामने। हुकूमत ने टैक्स में कमी का मामला IMF के सामने रखने का फैसला किया है। खबर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब रुपए के रिलीफ पर गौर किया जा रहा है, जबकि सिर्फ टैक्स खात्मे के इकदाम की फौरी लागत 600 अरब रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। अगर सैलरीड क्लास की हम बात करते हैं, टैक्स बोझ पे 25% कमी, कॉर्पोरेट ड्यूडेंट टैक्स, सुपर टैक्स और कम से कम इनकम टैक्स खत्म करने की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से 5 अरब रुपए का फ़ायदा, जबकि बरामद कुनंदगान पर आयद 1% एडवांस टैक्स खत्म करने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शन पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा कि IMF इन्वॉल्व्ड है सारे सूरत हाल में, टैक्स रिलीफ मेजर्स जो हुकूमत करने जा रही है या सोच रही है, जिसके हवाले से रियलिस्टिकली IMF किन चीज़ों पर किस हद तक निगोशिएट कर सकता है, अग्री कर सकता है इन मामलात पर मुमकिन तौर पर, आप क्या समझते हैं? ये जो बात आप करी ना, देखें IMF को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टैक्स रिलीफ दें नहीं दें, क्या उनको अपनी ट्रांस चाहिए, उनको अपनी रीपेमेंट चाहिए। अब उसके लिए आप हुकूमत उनके पास जाएगी कि हम टैक्स कम करेंगे, तो दूसरे पैसे कहाँ से लेके आएंगे, ये हुकूमत को बताना पड़ेगा ना कि हम पैसे कैसे आपको वादा करेंगे। तो हुकूमत जो है एक्सपेंशन पे जा नहीं रही, वो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ टैक्स कर रही है। अब आप जैसे सैलरी क्लास को देख लें, कोई 50% का टैक्स वो दे रहा होता है। तो इस तरह के मामला, और अगर आप देखें तो ट्रेडिंग एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, एग्रीकल्चर में जो है टैक्स नहीं लग रहा, तो एक्सपेंशन पे जा नहीं रहे। और एक्सपेंशन अगर नहीं होगी तो ये मामला किसी तरह भी सुधार की तरफ नहीं जाएंगे। ये हुकूमत को पता होना चाहिए, चाहे IMF एग्री कर ले, IMF को कोई इतराज़ नहीं होगा कि वो कोई रिलीफ पैकेज दें। उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ होगा कि हमारे से जो आपने पेमेंट प्लान कमिट किया है, वो उस पेमेंट प्लान में 1 रुपए की भी रिडक्शन हम नहीं चाहते। तो आप समझते हैं इनके पास कुछ ऐसा प्लान है जिसपे ये कन्विंस कर सके कि जी रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा, जो एक टारगेट दिया गया है वो हम जो टारगेट है उसको अचीव भी कर लेंगे, लेकिन हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। इनके पास कोई प्लान है मुतबादल, कुछ ऐसा इसमें आपको नजर आ रहा है? ये जी मुझे अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। पास्ट पिछले अगर मैं 15-20 साल की हिस्ट्री देखूं तो कहीं भी ये चीज़ जो है ना, ये नहीं नजर आई मुझे। ये हमेशा ये हुआ है कि रीस्केड्यूल्स हुए हैं हमारे IMF के प्रोग्राम्स, और रीस्केड्यूल में पेमेंट रीस्केड्यूल्स हुई हैं। हमने कभी भी, अगर आप एक पूरी हिस्ट्री निकालें तो हमने कभी भी, हमने टैक्स रेवेन्यू से हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने जो है वो IMF की ट्रांस या IMF की जो पेमेंट रीपेमेंट है वो कर दी हो। हम यही होता है कि उनसे पेमेंट और लेते हैं, उसको फिर रीस्केड्यूल करते हैं, या कोई दोस्त ममालिक हमें सपोर्ट कर देता है तो हम करते हैं। बिकॉज हमने टैक्स जो का निज़ाम है उस पर काम ही नहीं किया, बिकॉज पॉलिसी मेकर इस पर काम नहीं करना चाहते। पॉलिसी मेकर इस पर काम करेंगे तो उनको लिए मसला है, उनके हवाई कारों के लिए मसला है, और जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं इस पूरे निज़ाम के लिए, उनके लिए मसला है। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से वो पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जहाँ टैक्स का निज़ाम जो है वो बढ़े नहीं, और वही लोग जो टैक्स के नेट में हैं वो जो है उनको स्क्वीज करते रहे, उन पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते रहे। अभी आपने बात की सुपर टैक्स खत्म कर रहे हैं, अभी आपने बात की कि वो और भी रिलीफ दे रहे हैं। तो बात ये है कि सुपर टैक्स आप लाए क्यों थे, आप क्यों लेके आए थे? आपको लेके ही नहीं आना चाहिए था। आप देख रहे थे कि महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों पे टैक्स का बर्डन हम कर रहे हैं, तो आप क्यों लाए थे? अब आप 5 साल में 10 साल में आपने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। हम पॉइंट ऑफ सेल की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही हैं। आपको गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चल रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। तो आप समझते हैं सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स हैं, क्लेम्स के अलावा कुछ भी नहीं है?
मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो ये वर्बल कमिटमेंट्स ही कह सकते हैं, और ये एक जिसे कहना चाहिए फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट है। जब तक मुझे कोई चीज़ ऐसी सिग्निफिकेंट नजर नहीं आएगी, जब तक मैं इसको कैसे वैल्यू दूंगा कि ये तो हम पिछले 20 साल से ये सुनते आ रहे हैं, और हर दफा में आपके प्रोग्राम में जाने से पहले कहते हैं हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। अब रिफॉर्म्स का वर्ड भी जो ना लोग इरिटेट हो गए कि रिफॉर्म्स, मतलब लोग सुन के थक गए कि रिफॉर्म्स होते क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, आउटकम होता है। अभी आपने देखा कि एक थोड़े दिन पहले कराची को सेफ सिटी बनाया तो जो चालान का कॉन्सेप्ट आया तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर आने, मतलब जेब्रा लाइन जो है नजर आने लगी, लोग इतना पीछे रुकने लगे। तो अगर आप चाहते तो टैक्स का निजाम भी बेहतर कर सकते थे। आपने 2 मिनट में कैमरे लगा के चीजों को सही कर दिया, तो आपने उसको किया ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अनवर काशिफ। मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। श्रीलंका में तबाहकुन तूफान ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। घर उजड़ गए हैं, दर्जनों जिंदगियां मलबे तले दब गई और हंगामी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। ऐसे में पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बरवक्त मदद का फैसला किया और वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेस्क्यू टीम रवाना भी कर दी गई। मगर हैरानकुन तौर पर भारत ने पाकिस्तान के खुसूसी इमदादी तैयारे के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं, जिसके बायस मिशन 60 घंटे से ताख़ीर का शिकार है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत लगातार इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है और श्रीलंका तक रसाई एक चैलेंज बन चुकी है। अब ये जो बहरान है, इसमें सियासत को लेकर आना, इस पर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और रीजनल ममालिक किस हद तक अपना किरदार निभा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू सो मच खालिद साहब। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इंडियन मीडिया आप भी फॉलो करते होंगे, मैं भी कुछ मामला वहाँ से देख रही थी, जो पाकिस्तान से जाने वाली एड है, पहले तो उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी एक्सपायर्ड है, इस तरह के मामला या बातें की जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हम बात करें एयर स्पेस के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो ताख़ीर की जा रही है 60 घंटे की या लिमिटेड क्लियरेंस दी जा रही है, ये जब भी इंटरनेशनल लॉज को अगर हम देखें या नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस को देखें, उसके तहत आप समझते हैं कि कोई भी स्टेट ऐसे क्राइसिस में एयर स्पेस देने से रिफ्यूज़ कर सकती है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या लीगल या डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हैं कि वो इस मामले पर यूज़ कर सके? ये बहुत शुक्रिया आमना, आपने इनवाइट किया। देखिए अफसोसनाक बात है, आप भी वही बात कर रही हैं और मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन या इंसानी अलमिया है कि इतने लोग इफेक्ट हुए हैं फ्लड से। और मैं इसको पढ़ रहा था कि कंपैरिजन कर रहा था कि श्रीलंका का फ्लड एज कम्पेयर टू जो पास्ट है, जो माजी में कैसा हुआ है, ये सबसे ख़तरनाक इसका है। अब 2024 का इनका फ्लड देख ले, सिर्फ 16 लोगों की जान गई थी और इस वक्त मेरा ख्याल है 500 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, 1.3 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं, कोई 45 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुए हैं। ये इतना मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एक जिसको कहते हैं क्राइसिस है उस मुल्क का, और मुल्क बहुत छोटा सा जोग्राफिकल है, हर तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। इसके फ्लड्स को, ज़ाहिर है, इफेक्ट को कर्टेल करना बहुत चैलेंजिंग है। मैं खुद श्रीलंका जब मैं एयरफोर्स में था, मैं खुद जा चुका हूँ श्रीलंका एक ऑफिस पर, और बहुत ज़्यादा लविंग लोग हैं वहाँ पे। मेरे अपने करीबी रिश्तेदार, मेरे अपने बेनोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान आर्मी के साथ फ्लड के लिए गए थे आज से कोई 10-12 साल पहले। यही कैंप्स उन्होंने जाकर लोगों के दरमियान लगाए थे, फ्लडेड एरिया में लगाए थे, जो इटसेल्फ रिस्की था। और जब वो वापस आए तो मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे थे इतने इमोशनली हार्ट टच थे वो लोग श्रीलंकन कि इतने बड़े फ्लड में आप हमारे दरमियान आकर रह रहे हैं, ज़ाहिर है टेंटों में सो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह कोई प्रॉपर मैस वगैरह तो थे नहीं। तो मैं ये सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आई थिंक ह्यूमन क्राइसिस में बहुत बड़ा दिल करना चाहिए। इस रेस्क्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आमना आप एग्री करेंगी कि टाइम फैक्टर होता है। यानी जितने लोगों की जल्दी आप जान बचा सकें, जिन लोगों को सप्लाई नहीं पहुंच रही उनको सप्लाई पहुंच जाए, जो सर्दियों में बाहर जा रहे ठिठर रहे हैं उनको कवर किया जाए या कि टेंटों में शिफ्ट किया जाए। तो ये एड की थी, कोई मिलिट्री हार्डवेयर या कोई वेपन्स तो नहीं श्रीलंका को जा रहे थे जो आप कहेंगे डिटूर कर लें। इस तरह अगर डायरेक्ट रूट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर बनता है, आप डिटूर करेंगे तो 1000 एक्स्ट्रा किलोमीटर पड़ जाएगा अगर इंडिया को अवॉइड करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को कोई खुदा ना खास्ता प्राइस नहीं देनी पड़नी अगर वो बाईपास करेंगे इंडिया को, लेकिन एक मुल्क का टाइमली पहुंचना बड़ा ज़रूरी होता है। और दूसरा, एक इंसान की या एक जो इफेक्ट हो रहा होता है, जो सफरिंग से कर रहा है, उसको बहुत उम्मीदें होती है दुनिया से कि लोग आएंगे। और अगर उनको ये बताया जाए श्रीलंकन्स को कि जनाब आपको एड इसलिए लेट पहुंच रही है या आपकी अमवात इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे,
तो आप इमेजिन करें इंडिया अपनी गुडविल श्रीलंका के लोगों के ज़हन में कैसे खो रहा है। तो ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं होता, फिंगर पॉइंटिंग का नहीं होता। टाइम बड़ा दिल करता तो मेरा ख्याल है दुनिया इसको ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और मैं आपके चैनल पर आकर कहता कि ये बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान ने, अप्रिशिएट करना चाहिए जो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को, इंसानी अलमियों को, क्राइसिस को पहुंचने के लिए कोई भी मदद करे। आप ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने एयर स्पेस बंद की हुई है उसका बदला हमने आज लेना है और श्रीलंका से भी लेना है। हमसे तो बदला नहीं ले रहे, हमारे तो जहाज नॉर्मल खड़े हैं, पायलट इंतजार कर रहे हैं, जहाज लोडेड खड़े हैं, क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। बदला आप किससे ले रहे हैं? आप श्रीलंकन लोगों से ले रहे हैं और उन लोगों से ले रहे हैं जो क्राइसिस में है, जाहिर है। तो ये बहुत आई थिंक डिफरेंशिएट करते तो मैं ज्यादा हमें सबको खुशी होती है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों कंडेम नहीं कर रही या ये क्यों कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही? रीजनल कंट्रीज ये कहाँ पर हैं? क्योंकि ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का मामला था ना, असिस्टेंस वहाँ तक पहुँचना बड़ी ज़रूरी थी। इस सिलसिले में डीपोलिटिसाइज करने में तो कोई रोल प्ले कर सकते हैं ये हुकूमतें? देखिए हुकूमतें तो करेंगी, लेकिन जैसे रेड क्रॉस होती है, क्रेसेंट होती है, मुख्तलिफ NGOs होते हैं, वो इन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। अब जाहिर है उन्होंने अपने गुडविल करनी होती है। कल इंडिया उन पर भी पाबंदी लगा देगा, उनको गुजरने नहीं देगा या अपने मुल्क में एक्सेस नहीं देगा, कल कोई क्राइसिस होते हैं। तो आई थिंक ये पॉलिटिक्स को अदरवाइज भी लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को सेट असाइड करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक वैल्यू करना चाहिए। आप देखें 15, 16, 19, 2016 से लेकर ऑलमोस्ट 8-9 साल उनके 2019 तक रेगुलर हर साल फ्लड आए हैं, लेकिन वो रिलेटिवली इतने डेंजरस नहीं थे। मैंने 2024 की आपको मिसाल दी है, सिर्फ 16 बात हुई थी। अभी मेरा ख्याल है 500-600 से ज़्यादा हो चुकी हैं एंड मैनी मोर मिसिंग जो अब अकाउंटेड फॉर नहीं है। ये वो है जो डेड बॉडीज करके कंफर्म कर चुके हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं। जो ज़ाहिर है मिसिंग है पानी के अंदर और बहुत अरसे बाद मिलेंगी, कब मिलेंगी उनके लिए दुआ की जा सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना स्वेयर जो एक ह्यूमन क्राइसिस है उसके अंदर आई थिंक एक ग्रेस दिखाना ज़्यादा अप्रिशिएबल होता। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कम अज़ कम दुनिया को डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए हिंदुस्तान पर प्रेशर डालने के लिए कि आप अपने डिफरेंसेस या मई के महीने में जो कुछ हुआ आपके साथ उसको भूल के श्रीलंका के लोगों का सोचें। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ सर, अब ये इसको भी ज़रा शॉर्टली कीजिएगा कि अब पाकिस्तान, अब ये वक्त तो गुजर जाएगा ही, ऑब्वियसली पाकिस्तान कोई वाया थर्ड कंट्री या मैरीटाइम शिपमेंट कुछ कोई रास्ता इख्तियार करेगा अगर ये वाला मामला ऐसे लटकता रहता है, क्योंकि हम वेट तो नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान के पास इसके बाद आप समझते हैं कि लीगल इस मामले को चैलेंज भी किया जा सकता है? हिंदुस्तान को ऐसे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके इस चीज़ का सामना करना पड़े जहाँ पर एहतसाब हो कि ऐसे मामले पर आपने क्यों इस तरह की रेजिस्टेंस दिखाई? देखिए हम ना इस तरह की इंटरनेशनल जो ऑब्वियसली कोर्ट्स होती हैं वो शायद इस डिस्प्यूट का 2 साल फैसला ही ना करें। और दूसरा ये बात है कि उसके लिए कोई पनिशमेंट उस तरह इम्प्रिजनमेंट या फाइनेंशियल पनिशमेंट तो होती नहीं उन कोर्ट्स की। उन कोर्ट्स की भी मॉरल असेंडेंसी होती है। जब ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट्स फैसला कर भी दें अगर आपके हक में, तो ये एक मॉरल असेंडेंसी आपको मिलती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या किसी और अदालत ने हमारे हक में फैसला किया है। इवन यूनाइटेड नेशंस भी कंडेम कर दे तो वो कंडेम करने तक ही रहता है। वो फिजिकली मदावा नहीं होता उनकी लोगों की मिजरीज का जो सफर कर रहे हैं, जिनको दवाइयां नहीं पहुंच रही, जिनको खुराक नहीं पहुंच रही, जिनको गर्म कपड़े नहीं पहुंच रहे, वो उन लोगों का तो ग्रीवेंसेस वहीं रहेंगे। तो हमें इसको इस एंगल से ज्यादा देखना चाहिए कि हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर लाया जाए। देखिए बहुत दुनिया में क्राइसिस आते हैं लेकिन लोग लेट को कर देते हैं अपना। हिंदुस्तान इसलिए भूलना नहीं चाह रहा या भूल नहीं पा रहा कि हमने जब से अपनी एयर स्पेस बंद की है, आप अप्रिशिएट करेंगे कि मिडल ईस्ट की तरफ, टर्की की तरफ, यूरोप की तरफ, इवन रशिया की तरफ तमाम फ्लाइटें जो इनकी हैं, अमेरिका की तरफ, सब पाकिस्तान से होकर जाती हैं। तो हमारी जो फ्लाइट्स जाती हैं टूवर्ड्स ईस्ट, यानी टूवर्ड्स सिंगापुर समझ लें, इंडोनेशिया समझ लें, ऑस्ट्रेलिया समझ लें, वो ना होने के बराबर है। तो एयर स्पेस जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की बंद की, हमारा तो शायद मैं परसेंटेज में गिनूं तो शायद मैं कैलकुलेट ही ना कर पाऊं कि हमारा इतना कम इसमें इफेक्ट हुआ है। हिंदुस्तान की तमाम एयरलाइंस जितनी थी वो क्योंकि डिटूर कर रही हैं, उनके फ्लाइट टाइम बढ़ गए हैं, उनके किराए बढ़ गए हैं, उनका फ्यूल बढ़ गया है, उनके पायलट्स फटीग बढ़ गई है, उनके पैसेंजर्स तंग हो रहे हैं। तो उन्होंने आकर इधर पॉइंट स्कोर करने की है जो कि मेरा ख्याल है कोई मैच ही नहीं है दोनों एपिसोड्स का। वहाँ हम किस लिए किया और ये किस कंपैरिजन से कहाँ आकर हिसाब बराबर। ये कोई फाइनेंशियल गेन का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है और ह्यूमैनिटी को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के आएंगे एक और अहम मामला उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। कराची के खुले मैन होल्स शहरियों और मासूम बच्चों के कातिल साबित हो रहे हैं और इस बार सिर्फ 3 साल इब्राहिम की जान नहीं गई बल्कि शहरी निज़ाम की बेहिस्सी भी बेनकाब हो चुकी है।
डिपार्टमेंटल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज ने पूरा मंजर वाजे कर दिया कि 2 सीढ़ियां उतरते ही सिर्फ 5 कदम पर खुला मौत का गड़ा मौजूद था, जहां इब्राहिम पलक झपकते में गुम हो गया। मजीद अफसोसनाक हकीकत यह है कि नन्ही जान की लाश तलाश करने का कारनामा 14 साला बच्चे ने कर दिखाया, जो पूरी शहरी हुकूमत ना कर सकी, जिसने वाक़े की वजह BRT मंसूबे को करार दे दिया है। जबकि इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। इसी दौरान एक और वीडियो भी सामने आती है, जिसमें एक मासूम बच्ची को गटर से निकाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या भी गुलशन इकबाल के इलाके का दिखाई देता है। अब जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि कराची में इस साल के 11 माह में 24 शहरी मैन होल्स और नालों में गिरकर जाँ भाग हुए हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक ऐसा होता रहेगा और कब तक हम बैठ के इस पर डिसेंगे, उसके बाद फिर ये वाले मामला चलते रहेंगे। क्या इसका वाकई कोई हल निकलेगा और क्या जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं या हुकूमत में बैठे हुए शख्सियात के अलावा जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं या शहर की जो जमातें हैं वो मिलकर कोई लाया अमल इस पर बनाएंगी? इसको सीरियसली संजीदगी से देखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए ताहा अहमद खान साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला इस हवाले से। ये कहिएगा कि ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी बात भी हो रही है और बात होनी भी चाहिए जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता, क्योंकि एक के बाद दूसरा वाक़या, अभी मैंने जैसे अपने इंट्रो में बात भी की कि एक और बच्ची को भी देखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बचा लिया गया, लेकिन इस कितने मैन होल्स ऐसे खुले रहेंगे और कब तक हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें गिरते रहेंगे, कब जाके हमें होश आएगा? क्या ये जो मुकदमा मेयर कराची के ख़िलाफ़ हुआ है, इस पर आपका कॉमेंट, इससे कुछ बेहतरी आएगी? क्या जो वाकई ज़िम्मेदार हैं उनको इस बार सज़ा मिलेगी? आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी मजम्मत करने के लिए हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। ये तो एक ऐसा अमल है जो आदमी कभी किसी अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता कि उसकी औलाद के साथ कभी ऐसा हो। हम सब ने देखा कि किस तरीके से वो बच्ची अपनी माँ का हाथ छुड़ा के चंद कदम ही चली थी कि वो मौत के कुएं में जाके गिर गई, उस गटर में जाके गिर गई कि जहां से उसकी बच्चा उस गटर में जाके गिरा कि जहां से उसकी लाश ही बरामद हुई। अच्छा, बच्ची का जिक्र इसलिए किया कि एक बच्ची की वीडियो और वायरल हुई है कि जो बच्ची को खुदा का शुक्र है कि बचा लिया गया। उससे पहले एक और बच्ची लड़काना में उसके साथ ये वाकया हुआ, हैदराबाद में एक और वाकया हुआ, फिर कुछ अरसे कबल मेरे हल्के नाज़िमाबाद में ये वाकया हुआ, जहां आप अलमिया ये देखिए कि रेस्क्यू 1112 के एहलकार उसकी फैमिली को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आते हैं और कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, आप ये नंबर लीजिए और आप इनको बुलाइए। और वो प्राइवेट गोताखोर आते हैं, अंदर जाते हैं और बच्चे की बॉडी को निकाल के ले आते हैं। हम ये समझते हैं कि देखिए, इस पे ब्लेम गेम या सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा इशू है कि ये तो शायद ही दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको इस पे अफसोस ना हो, जिसकी आंख में इस पूरे वाकये को देख के या सुन के आंसू हो। इसमें ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ सियासी जमात, ब्लेम की बात नहीं है सर। देखें, एक चीज इस पे मेरी बात मुकम्मल आप अगर होने दें। हम ये कहते हैं कि हुकूमत ये कहती है कि जिम्मेदारान का तयन जो है वो जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो भाई, जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा? जिम्मेदारों का तयन करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बताए। ये पूरे, मैं तो इसको कलेक्टिव फेलियर समझता हूँ, इस पूरे निज़ाम का फेलियर समझता हूँ कि जहाँ हमें यही नहीं पता कि सड़क DMC की है या TMC की है या KDA ने खड्डा खोदा था या मैनहोल लगाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है या टाउन की जिम्मेदारी है, रेस्क्यू करना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है या 1112 की जिम्मेदारी है, टाउन चेयरमैन की गलती है या मेयर कराची की गलती है। ये पूरे निज़ाम की गलती है, ये कलेक्टिव फेलियर है। उस स्टोर वाले को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है और उसके स्टोर से निकलते ही 2 कदम पे एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जो किसी भी इंसान की जान को निगल सकता है। और उस दिन हमने देखा कि वो बच्चा इब्राहिम उस स्टोर से निकल के अपने वालिदैन के साथ वहां पे गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ है तो हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी ये सोचना चाहिए।
हम किसी हुकूमत को बरी जब लॉस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कौन सोचेगा फिर? तो ऑब्वियसली हर बंदा नहीं मैं मेरी बात तो हुकूमतों का काम है। मैं किसी को बरी जिम्मा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सब शामिल हैं, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है मेरी बहन, जिम्मेदारी हुकूमत की है, कानून पे अमलदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। अगर कोई कारोबार कर रहा है और वो देख रहा है कि सामने घड़ा मौजूद है तो भाई उस पे एक घड़ा लगा दे यार, वो तो इतने पैसे ये लोग तो कमा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये जो दूसरी बात की बात करें जी, जब हुकूमत की हम बात करें, वहां पे मौजूद जिम्मेदारों का तयन करें तो देखें ये वाकया तो पहला वाकया नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा ऐसे वाकयात ना हो। आप नहीं, उम्मीद से काम नहीं चलेगा ना। अब मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए। एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पर बैठी है, इसी शहर में सारे मसाइल से वाकिफ है बखूबी, इस पे आवाज़ भी उठाती है। आवाज़ उठाने से क्या होगा? इस पे आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, जब आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ के मसाइल के हल के लिए क्या कर सकती है? क्योंकि जमात इस्लामी से भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे, उनसे भी मैंने बात की थी और उनसे ये कहा था कि आप क्या कर सकते हैं इस शहर के लिए, आप किस हद तक अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए ये एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले पर क्या करेगी आगे, आपका लायामल? देखिए मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी अपनी बताने जा रहा हूँ। एमक्यूएम ये वाला काम करने जा रही है कि ठीक है, हम नहीं हैं शहरी हुकूमत में, हम नहीं हैं सूबाई हुकूमत में, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हम अपने आप को इस चीज से बरी जिम्मा नहीं करेंगे। हमारा शहर है, हमारा वोटर है, हमारे लोग हैं, और अगर हमारा वोटर नहीं भी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बसते हैं। हम समझते हैं कि ये जितने मैन होल्स हैं इनको कवर होना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो हम अपने अरकान से बात करके अपनी मदद आपके तहत इसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। एहतजाज मुजाहरा तो करना है, दोबारा करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन वो करते आ रहे हैं उससे जिस तरीके से आप देख रही हैं मसाइल हल नहीं हो रहे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक आर्टिकल है आपके कानून में, आर्टिकल 140A, उसका मतलब है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। आर्टिकल 140A का मकसद ये है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। आप अपनी निचली सतह की जो हुकूमत है उसको इख्तियारात दें और वहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इख्तियार किसका है, ताकि आप उसको अकाउंटेबल तो ठहरा सकें। आज तो हमें पता ही नहीं है कि जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा तो मसला ये यहाँ पे है ना कि हमारे पास उस तयन ही नहीं कर सकते कि गलती है किसकी, जिम्मेदारी है किसकी। जब तक कानून साजी सही सिमत में नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाएगी, तमाम इदारे एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निफाज नहीं होगा, इसी तरह के मसाइल होते रहेंगे, इसी तरह का ब्लेम गेम होता रहेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी इंक्वायरी हो, जो भी कमेटी बने, जिनका भी नाम आए, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सजा और जजा का अमल जरूरी है। अगर सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो इसी तरीके से इस शहर के बच्चे मरते पाकिस्तान की हिस्ट्री में सजा और जजा का अमल तो अभी तक हमने इस तरह से नहीं देखा कि इस तरह के मामला कभी कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से कभी किसी डंपर के आगे आके मर जाएंगे, कभी किसी स्नैचिंग में मर जाएंगे, कभी कोई तेज रफ्तार ट्रक उन्हें कुचलता हुआ गुजर जाएगा। तो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए हमें कानून नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे और करने पड़ते हैं। आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना एक जो लावा बनता रहता है। ऑब्वियसली यहाँ की जो आवाम जो इतने मामलात से सफ़र करती है, जिस अजियत से दो चार होती है, फिर वो जब कानून को अपने हाथ में ले लेगी, सारे मामला में ले लेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना। थैंक यू सो मच ताहा अहमद साहब, आपने इस पॉइंट पर बात की। और प्रोग्राम के आखिर में एक और अफसोसनाक वाक़े की हम बात करेंगे। इस्लामाबाद की सड़क पर एक कम उम्र ड्राइवर की एक लम्हे की बेएहतियाती ने 2 ख़वातीन की जान ले ली। कम उम्र ड्राइवर मोबाइल पर स्नैपचैट वीडियो बना रहा था। ये वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बढ़ते हुए ख़तरे की निशानदेही है, जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने सख्त कवानीन की मंजूरी दी है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा कि अवाम को कानून पर अमल करना होगा। इनके मुताबिक जब से मामला शुरू हुआ है 4 लाख से ज़ायद चालान किए गए हैं। हेलमेट ना पहनने, 1 वे और इशारे की खिलाफ वर्जी, ओवरलोडिंग पर 26 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। साथ ही साथ कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR
FIRs भी काटी जा रही हैं। तालिब इल्मों पर FIRs की खबरें वायरल हुई हैं तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस को हिदायत की गई है कि कम उम्र ड्राइवर्स को फौरी गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि इसके लिए पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली गलती पर वार्निंग दी जाए, दोबारा खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये है कि कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं उन पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक अपनी जगह है। लेकिन क्या हम यही देखते रहेंगे कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, इस पर लाहौर हाई कोर्ट या जो बाकी हमारी अदालतें हैं उनसे रूलिंग्स भी आती रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर एक और वाक़या रिपोर्ट होगा। इसका मतलब है कि हमारे जो कवानीन हैं उन पर वो तो बन चुके हैं लेकिन वो खामोश हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रही। हमारी जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो बड़े बड़े दावे तो ज़रूर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर वाक़े के कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद ही दूसरा वाक़या सामने आ जाता है। कम उम्र ड्राइवर का ये पहला वाक़या नहीं है और हम इसमें होप भी करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें ताकतवर को कानून के नीचे आना है, उनको सज़ाएं मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये भी एक अलमिया पाया जाता है कि जो ताकतवर है वो कानून के कटहरे में नहीं आता, बल्कि हम उसको दियत के नाम पर जो एक माफ़ी वाला मामला है उस तरह करके मामले को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं और उसके बाद ना तो उससे इबरत पकड़ते हैं, फिर एक और वाक़या ऐसा हमारे सामने आ जाता है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।